Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का पेपर, साइंस के पेपर सी टेट दिसंबर 29 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरे में लकड़ी जलाने से निकलने वाली गर्मी कमरे के कोने कोने तक फैल जाती है। उस प्रक्रिया की पहचान करें जिसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतर होती है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि जब हम कमरे में एक किसी भी जगह क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, लेकिन क्या है वो गर्मी पूरे कमरे के हर कोने तक फैल जाती है। तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू फैलती है या हीट का ट्रांसफ़र कौन से मेथड से होता है। संवहन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। प्रवाह तत्व ये होता है कंडेंसेशन। प्रवाह तत्व और कन्वेंशन, केवल कन्वेंशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा संवहन और विकिरण। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या क्या गिवन है। प्रवाह तत्व या कंडेंसेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतर होता है। प्रवाहक तत्व या कंडेंसेशन वो मेथड होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर गर्म हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठोस पदार्थों में सामान्यतः ऊष्मा का चालन की प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित की जाती है। उदाहरण के लिए धातु के बर्तन से निकलने वाली गर्मी को गैस स्टोव पर रखकर गर्म किया जाता है। दूसरा है संवहन या कन्वेंशन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी के गर्म हो जाता है तो आँच के पास का पानी, जो मतलब कि पानी आँच के पास है, वो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है और किनारों से जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जाता है और इस तरह से क्या है पूरा पानी गर्म हो जाता है। और इस प्रोसेस को पूरा पानी गर्म, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और गर्मी हस्तांतरण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं? संवहन के रूप में जाना जाता है। तीसरा होता है विकिरण। ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का स्थानांतरित होती है वो किसके थ्रू होती है? चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा है तरल पदार्थ और गैस में, या हम यूँ बोल सकते हैं कंडेंसेशन द्वारा। जो ठोस वस्तुएं हैं उनके अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडेंसेशन के द्वारा होता है, और जो लिक्विड और गैस है उनके अंदर है वो कन्वेंशन के द्वारा होता है। और तीसरा क्या है? विकिरण, मतलब कि रेडिएशन। वो वस्तुएं जिनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य से जो गर्मी है वो हमारे पास अन्य प्रक्रिया द्वारा आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह हो सकता है कि माध्यम में मौजूद हो या ना हो। जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो इस प्रक्रिया में हमें गर्मी मिलती है। वो गर्मी किस मेथड से मिलती है? हमें रेडिएशन मेथड से। अब हमारा जो क्वेश्चन था एक बार उसको देख लेते हैं कि जब हम कमरे में लकड़ी से निकलने वाली गर्मी कमरे के कोने कोने तक फैल जाती है, तो गर्मी का जो फैलने का तरीका है वो या तो क्या हो सकता है? रेडिएशन के माध्यम से हो सकती है। दूसरा, गर्मी को कमरे में दूसरी तरफ विकिरण या संवहन के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जलती हुई लकड़ी के पास हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे क्या है, हमने ये पढ़ा था ना कि जब पानी का एक पार्टिकल, जो पानी का पार्टिकल आँच के पास होता है वो क्या होता है? हीट अप हो जाता है और ऊपर की तरफ उठता है, और जो ठंडे पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। ऐसे ही जब हम कमरे के अंदर क्या है लकड़ी जलाते हैं, या तो वो किसके थ्रू गर्मी फैलेगी? या तो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होगी। दूसरा, हम ये मान सकते हैं कि कमरे के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उस एयर के पार्टिकल हीटअप हो जाएंगे और हीटअप होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है पूरे कमरे में गर्मी फैल जाएगी। तो यहाँ पर दो मेथड होंगे, एक तो रेडिएशन होगा और दूसरा क्या होगा? कन्वेंशन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शेर की दहाड़ और पक्षी की आवाज़ कमज़ोर होती है, इसके पीछे उचित कारण क्या है? इसका क्वेश्चन में क्या है कि जो शेर दहाड़ता है ना, उसकी आवाज़ ऊंची होती है और पक्षी की आवाज़ कमज़ोर होती है। तो देखो, जब शेर मुंह खोलता है ना, यहाँ से हम यूँ भी सोच सकते हैं, जब शेर मुंह खोलता है तो जो उसके मुंह के ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया तो वहाँ पर जो आवाज़ होगी ना वो ऊंची होगी, उसकी पिच होगी वो कम होगी और जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा, जब पक्षी अपनी चोंच को खोलेगा ना तो वहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, साउंड का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और उसकी पिच क्या हो जाएगी, तीखी हो जाएगी। ऐसा ही जब जैसे छोटा बच्चा रोता है ना तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है क्योंकि उसकी क्या है, एम्पलीट्यूड कम है और पिच ज़्यादा है। सेम केस यहीं पर यहाँ होता है। तो देखो, जब शेर की दहाड़ और पक्षी की आवाज़ कमज़ोर होती है, इसके पीछे उचित कारण क्या है? शेर की दहाड़ में कंपन की आवृत्ति पक्षियों की आवाज़ की तुलना में अधिक होती है। दूसरा क्या दे रखा है, शेर की दहाड़ और पक्षी की आवाज़ में कंपन की आवृत्ति समान होती है। शेर की दहाड़ के कंपन का आयाम पक्षी की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा कि शेर की दहाड़ में कंपन का आयाम पक्षी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम देखिए, मध्यम कणों के अपने माध्यम स्थान से विस्थापन की अधिकतम मात्रा को तरंग का आयाम कहा जाता है। कि जो माध्यम है उसके कण अपनी पोजीशन से कितनी दूर तक डिस्प्ले हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। प्रति सेकंड दोलन की संख्या, एक सेकंड में वो कितने बारी क्या हुए हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किसके अंदर मेजर किया जाता है, हर्ट्ज के अंदर। कंपन का आयाम माध्यम स्थिति से विस्थापन द्वारा मापा जाता है और कंपन का जो आयाम है ना वो माध्यम स्थिति से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के द्वारा मापा जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है कि शेर की दहाड़, मतलब कि शेर की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है किसके कंपैरिजन में, पक्षी के कंपैरिजन में। तो ध्वनि का आयाम उसकी प्रबलता पर निर्धारित है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो जो उत्पन्न ध्वनि है वो तेज होती है। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो जो उत्पन्न ध्वनि है वो कमज़ोर होती है। इसलिए शेर की जो दहाड़ है वो तेज होती है और पक्षी की आवाज़ है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात के संदर्भ में कौन सा सही है। चक्रवात, जब बारिश होती है ना तो तब क्या आते हैं, चक्रवात। तूफान का केंद्र एक शांत अक्षेत्र होता है। दूसरा, चारों ओर तीव्र गति से होने वाली परिक्रमण से बहुत ही उच्चतम दबाव प्रणाली का निर्माण होता है। चक्रवात के भीतर बवंडर बन सकता है। हवा की दिशा चक्रवात में योगदान करती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चक्रवात के बारे में बताना है। तूफान का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। तो ये क्या है, तूफान का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये बात भी ठीक है। चक्रवात के भीतर बवंडर बन सकता है, चक्रवात के भीतर बवंडर भी बन सकता है। हवा की दिशा चक्रवात में योगदान करती है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ए, सी और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जहाँ जहाँ कम दबाव होता है, मतलब कि जहाँ प्रेशर कम होता है, चक्रवात भारी वर्षा के साथ आने वाला तूफान होता है। जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ पर क्या आता है, चक्रवात आता है। जब बारिश ज़्यादा होती है उसके साथ चक्रवात का केंद्र शांत अक्षेत्र होता है। और जो चक्रवात का केंद्र है वो क्या होता है, शांत अक्षेत्र। और उसको हम क्या बोलते हैं, आइस ऑफ द स्टॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, आइस ऑफ द स्टॉर्म। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, आइस ऑफ द स्टॉर्म। और उच्चतम वहाँ पर 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक की गति की हवाएं चलती हैं।
उसके बाद देखिए केंद्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर के बीच होता है। यह बादलों में मुक्त अक्षेत्र है और यहाँ हल्की हवाएं चलती है। इस शांत और स्पष्ट केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर का आकार बादल अक्षेत्र होते हैं। इस क्षेत्र में तेज हवाएं होती हैं और भारी बारिश के साथ घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र में दूर हवा की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और चक्रवात का बनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक क्या होते हैं, चक्रवात का विशेष योगदान करते हैं। एक चक्रवात के भीतर बवंडर भी बन सकता है। चक्रवात के केंद्र में कम दबाव के प्रभाव से बवंडर बनता है। अगर चक्रवात का केंद्र ऐसा है कि उस पर प्रेशर कम है तो वहाँ पर क्या होता है, बवंडर बन सकता है। बवंडर एक काले कीट के आकार का बादल होता है। बवंडर क्या होता है, काले कीट के आकार का बादल होता है जो आकाश से जमीन तक पहुँचता है और घटना की श्रृंखला एक बहुत कम दाब प्रणाली के गठन के साथ समाप्त हो जाती है, जिसके चारों ओर बहुत तेज गति वाली हवाएं घूमती हैं। तो ये क्या हो गया था हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इसने पूछा था चक्रवात का केंद्र शांत होता है, चक्रवात के भीतर क्या है, बवंडर का निर्माण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की दूरी, समय, ग्राफ एक सीधी रेखा है। इसने बोला कि है ना, वस्तु की दूरी जो क्या है कि किसी वस्तु का दूरी, समय, ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। इसकी गति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कौन से निष्कर्ष निकलते हैं, कौन सा कंक्लूजन निकलता है, हमें ये बताना है। किसी वस्तु का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो हमें ये बताना है कि उनमें से क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या वो वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। तो देखिए जब क्या है, अगर रेस्ट में कर रही है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो इंडिकेट करता है कि वस्तु कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखिए। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम दूरी समय ग्राफ से दर्शाते हैं। जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और यही हमारे से क्या था, पूछा गया था। भेड़ से ऊन तक के बालों के प्रसंस्करण के चरणों के सही क्रम पहचान करिए। इसके अंदर पूछा गया है कि जब भेड़ के स्किन के ऊपर से ऊन उतारी जाती है ना, तो कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं और फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है। तो देखिए जब भेड़ से ऊन है ना, नॉर्मली गर्मी के मौसम में उतारी जाती है, और जब भेड़ से ऊन उतारते हैं ना तो उसके ऊपर की जो एक चर्बी होती है, उसकी स्किन है, वो उसके साथ उसके बालों के साथ ही उतारी जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बालों को काटना, उसके बाद उसको क्या करेंगे, रगड़ना, फिर क्या होगी, उसकी धुलाई होगी, फिर छटाई और फिर बुनाई और क्या होगा, रंग। तो इस तरह से पहले सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। देख लो ऑप्शन कहाँ है, सी, ए, डी, बी, ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सेम वे यह बाल काटना क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ के ऊन के साथ गर्मी के मौसम में क्या किया जाता है, भेड़ की शरीर से भेड़ की ऊन उतारी जाती है। और जब हम भेड़ के शरीर से भेड़ की ऊन उतारते हैं तो उसके साथ क्या है, उसके शरीर की एक पतली सी परत निकाल दी जाती है और इसको हम बोलते हैं कतरनी या काटना कहा जाता है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में बाल हटाए जाते हैं। ये भेड़ों को उनके बालों से सुरक्षात्मक कोट के बिना जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं और बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। जब वो पतली सी परत उसके शरीर से उतार दी जाती है तो भेड़ के जो बाल हैं उनके अंदर क्या होता है, तेल होती है, धूल होती है, गंदगी, इन सब को हटाने के लिए जो प्रोसेस और जो उसकी कटी हुई त्वचा है टैंकों में अच्छी तरह से धोआ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्काउरिंग। जिसको क्या बोला जाता है, स्काउरिंग। और आजकल रगड़ का सफाई मशीनों द्वारा की जाती है। उसके बाद छटाई का मीनिंग क्या होता है कि जो छोटे बड़े बाल हैं, स्काउरिंग, जब भेड़ के बाल धो दिए जाते हैं, छटाई की जाती है, बालों वाली त्वचा को एक कारखाने में भेजा जाता है जहां विभिन्न बनावट के बालों को अलग अलग क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद आधार या रेशे, जिनमें बर कहा जाता है, बालों से निकाल दिए जाते हैं।
ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर दिखाई देते हैं। बर मतलब कि जो वो रूंगटे से है ना, वो स्वेटर के ऊपर दिखाई देते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। रेशों को फिर से छान कर सुखाया जाता है और रेशों को खींचने के लिए तैयार ऊन है। बुनाई और रंगीन। बुनाई और रंगीन नॉर्मली जो भेड़ के और बकरी के जो बाल होते हैं ना, वो नॉर्मली या तो काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के होते हैं। और जब इनको अलग अलग प्रकार का रंग दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुनाई और रंगना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक या रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में घाव पर लगाया जाता है। आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर और क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। जो क्या है, एक ट्यूब के अंदर जो दवाई आती है ना, और उसको हम क्या है, घाव के ऊपर लगाते हैं। कई बार ऑपरेशन वगैरह होने के बाद जो टक ऊपर लगाने के लिए जो ट्यूब वगैरह दी जाती है वो क्या होती है, आयोडीन। तो देखो एंटीसेप्टिक है। अल्कोहल पानी के मिश्रण से इसका 2 या 3% घोल आयोडीन में टिंचर या रंजक द्रव के रूप में जाना जाता है। इसे घाव पर लगाया जाता है और इस प्रकार आयोडीन को एक एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। तो आयोडीन किसका यूज किया जाता है, हवा में जलकर ए बनाता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, Mg, एक धातु है जो हवा में जलकर क्या बनाती है, ए कोई कंपोनेंट है उसको तैयार करती है। ए को पानी में घोल कर बी बनाया जाता है, और जब ए है उसको हम पानी में घोल देते हैं तो बी बनाया जाता है। ए का नेचर बताना है और बी का नेचर बताना है। ए जब हम हवा में जलाकर, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या एसिडिक होता है। उसके बाद अगला, एक्स एक धातु है। एक्स एक धातु है। धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है वो क्या होता है, पारा या मरकरी। तो देखिए जो धातु है उनका नॉर्मली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। दूसरा उनके अंदर सोनेरिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जो इसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी क्या है, मेटल है। लेकिन जो नॉर्मली मरकरी है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में किस लिए पाई जाती है, संयोजिक इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के कारण ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो पारा या मरकरी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। और इसका जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 38.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलने पर बनाती है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। SO2 को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनाती है, ये बताना है। जब हम क्या है, SO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो वो क्या बनाती है, सल्फर एसिड। क्या बनाती है, सल्फर एसिड। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका फार्मूला होता है SO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के अंदर घोला जाता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। अब कुछ धात्विक ऑक्साइड होते हैं और कुछ अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। जब धात्विक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके बेस बनाते हैं, और ये धात्विक ऑक्साइड बेसिक प्रकृति के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरे होते हैं गैर धात्विक। जो गैर धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, और जो कि क्या होते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि जो धातु होती है ना, अगर उनकी क्या है, हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो इस तरह के ऑक्साइड तैयार करेंगे जिनका नेचर बेसिक होगा। अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो वो इस तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे जिनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब इसके हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसी है, नॉन मेटल्स है। और जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे, तो जो ये तैयार करेगी वो क्या करेगी, H2SO3 उसका फार्मूला होगा, और जिसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस अम्ल या एसिड। या वो बिल्कुल डीप में जो ऑक्सीजन रहित लेके जाती हैं तो वो कौन होती हैं, बीन्स।
जिनमें वाई दीवारें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विंस। हम स्टार्टिंग में बताया था विंस के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और विंस क्या होती हैं, स्किन के पास प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और उनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होने की रेट है या स्पीड है वो स्लो होती है। किसके कंपैरिजन में, आर्टरीज के कंपैरिजन में। आर्टरीज क्या होती हैं, डीपली स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनकी वॉल थिक होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है। आगे देखिए करता हूँ, मानव शरीर को क्या देता है, आकार। मैं हृदय, मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक हिस्सों की रक्षा भी करता हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कार्टिलेज, हड्डी, कंकाल या मांसपेशियां। जो हमारा ब्रेन है उसकी जो प्रोटेक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, हड्डी। जो हड्डी है, जैसा हमारी हड्डी का आकार होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, शरीर का आकार होगा। तो शरीर के संरचनात्मक ढांचा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जोड़ों से जुड़ा होता है, जिससे उसे उचित आकार और संरचना मिलती है। तो हड्डियां बहुत ही नाजुक हैं, अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय आदि की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। होती है, मुर्गी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बट फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसने पूछा, मुर्गी अंडे देती है और चूजे लगभग 3 सप्ताह से निकलते हैं। आंतरिक निषेचन मुर्गियों में होता है। मुर्गियों के अंदर आंतरिक निषेचन का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है मुर्गियों के अंदर। मुर्गियों के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, आंतरिक निषेचन नहीं होता। तो पहला क्या हो गया हमारा, मुर्गी अंडे देती है और चूजे लगभग 3 सप्ताह में निकलते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन होगी उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जाइगोट के अंदर सेल की फॉर्मेशन होगी और सेल लगातार डिवाइड होती रहेंगी। जब सेल बार बार डिवाइड होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर टिश्यू की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब टिश्यू की फॉर्मेशन, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। अंडाणु होता है ओवम और शुक्राणु स्पर्म से, और जब उन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जब फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंसानों, गाय, कुत्ता, मुर्गी सहित कई जानवरों के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। निषेचन के तुरंत बाद जाइगोट, और जाइगोट बार बार डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होकर दोबारा से वो क्या है, नीचे। ये सारी प्रोसेस होती है किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। और 7 या 8 दिन के बाद जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो दोबारा से क्या है, फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर आकर ठहर जाता है, और वहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है, फिटस की, या हम यूँ बोल सकते हैं कि न्यू यंग वंस की। मुर्गी के अंडे में आपको जो सख्त खोल दिखाई देती है वो ऐसी सुरक्षात्मक परत होती है जो उसके अंदर क्या है, फिटस है, भ्रूण के चारों ओर कठोर खोल बनने के बाद मुर्गी अंत में अंडा देती है। भ्रूण को चूजे के रूप में विकसित होने के लिए जो उसके अंदर क्या है, फिटस है, या हम यूँ बोल सकते हैं एम्ब्रियो है, उसको क्या है, चूजा बनने के लिए 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे में पूरी तरह विकसित होने के बाद वो जो हार्ड लेयर है वो फट जाती है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, यह अभी कथन की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि आंतरिक निषेचन मुर्गी के अंडों उत्पत्ति प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। कैल्शियम की अवशोषण दर कम हो जाती है, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम अवशोषण की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो के लिए, मसूड़ों के लिए, इन सब के लिए क्या है, विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अगर हमारे आहार के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद, हमारे आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों को लंबे समय तक कमी के परिणाम स्वरूप कुछ रोग, या यूँ बोल सकते हैं कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर क्या है, विटामिन डी हमारे शरीर
कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम का यूज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हड्डियों के लिए, और दूसरा किसके लिए, दांतों के लिए। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी से हमें क्या है, विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत है। जब आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता तो आपके शरीर में जो कैल्शियम अवशोषण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जब आप कुपोषित हो जाते हो या पर्याप्त धूप नहीं लेते तो उसकी वजह से क्या है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे उत्पोषण नहीं करते। उत्पोषण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो पौधे क्या होते हैं, जलीय जलमग्न होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रतिनिधित्व करता है। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। स्टोर हाउस ऑफ अ सेल, स्टोर हाउस सेल का क्या कौन होता है, स्टोर हाउस मतलब कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ अ सेल, इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ पर क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर के फॉर्म में, या हम यूँ बोल सकते हैं जीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो क्या होता है, नाभिक। गेटकीपर ऑफ अ सेल, गेटकीपर, गेट जो क्या करती है, चीज़ों को आने जाने के लिए सिलेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, पावर हाउस कौन हो गया, माइक्रो हाउस ऑफ अ सेल होता है राजधानी, इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑफ अ सेल जहाँ पर क्या होती है, हेरिडेटिक कैरेक्टर स्टोर होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और जिसको हम यूँ बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो गेट कीपर ऑफ अ सेल कौन होता है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कम वर्षा और बहुत तेज हवाओं वाले क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि। तो ड्रिप सिंचाई, जहाँ पर वर्षा कम होती है और तेज हवाएं चलती है तो वहाँ कौन सी विधि उपयुक्त होती है, सिंचाई के लिए ड्रिप विधि। एक क्लाइडोस्कोप किसके सिद्धांत पर आधारित है, इसके अंदर यूँ बता देना है, क्लाइडोस्कोप। देखिए क्लाइडोस्कोप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे तो क्लाइडोस्कोप बच्चों के टॉय के अंदर भी किया जाता है, और जो कपड़ों के ऊपर जो पैटर्न तैयार करने हैं ना, या वॉलपेपर तैयार करने के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं, उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप का यूज क्यों किया जाता है, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक बार इमेज देख लेते हैं ना तो दोबारा से वही इमेज नहीं दिखाई देती, उसके अंदर अलग अलग बार बार अलग अलग रिपीट होकर क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइडोस्कोप। तो ये बताना है कि क्लाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्लाइडोस्कोप के अंदर 3 झुके हुए समतल दर्पणों में बहुपरावर्तन